की जो अवधारणा है कि टीचर बनने के लिए सब कुछ इसमें आ जाता है कि हमें कैसे एक टीचर होना चाहिए और उस पे क्या क्या उसको अपने अंदर बदलाव लाने चाहिए, क्या कुछ उसको मतलब जो अधिगम जो होता है, अधिगम के लिए हम जिन अनुभवों का सहारा लेते हैं वो अनुभव भी इस अवधारणा में आ जाते हैं। और ये जो शब्द हैं, these words reflect the whole idea of what it means to be a teacher। ये शब्द क्या है, शिक्षक होने के अर्थ में के पूरे विचार को दर्शाते हैं। ठीक है, और जो शिक्षण योग्यता उन सभी उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के बारे में है जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर शिक्षण का जो व्यवसाय है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें आते हैं। जैसे हम जो शिक्षक बनने के लिए हम चले हैं, तो उसमें हम हमारे शिक्षक बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हमारे अंदर होनी चाहिए, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। इसमें है दिस इंक्लूड्स क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस, attitude and many other qualities expected from a person who wants to be a successful teacher। कि उसकी क्वालिफिकेशन, कि उसने शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसकी बौद्धिक क्षमता क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, कि दृष्टिकोण क्या है किसी भी चीज को देखने का, और बहुत सारी अदर जो अलग जो क्वालिटीज होती हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। कैसे वो क्लास को हैंडल करता है, कौन सा मेथड यूज करता है, बच्चों को कैसे समझाता है, किसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्या उसके लिए रेमेडियल टीचिंग कैसे टेक्निक्स क्या यूज करता है, वो किस प्रकार से उसको क्लास को कंट्रोल करता है ना, ये सब कुछ इसमें आ जाता है टीचिंग कंसेप्ट में। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स है, इसको जान लेते हैं। टीचिंग इज द पर्पजफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। ये पर्पजफुल है कि हमारा जो शिक्षण है, हम कोई शिक्षण जो है उसको पर्पज लेकर चलते हैं, कोई एम लेकर चलते हैं कि हमने इस क्लास में तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, पेपर 1 पढ़ना है, दूसरी जो कक्षा है हमारे उसमें योग सूत्र पढ़ना है। तो एक पर्टिकुलर हमारा एम है, एक डायरेक्शन है, उसका फिर उसी तरीके से मैनेज करना, जो है स्लाइड्स बनाना, उसको प्रेजेंट करना, उसको एक्सप्रेस करना। ठीक है, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। तो फिर टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू प्रोड्यूस रिलेटिवली परमानेंट चेंज। ठीक है, थ्रू एंगेजमेंट इन एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स। इसमें क्या होता है कि जो टीचर्स है वो अपने एक्सपीरियंसेस उनको जो बच्चों को एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि लैब में उन बच्चों को किसी भी जो एक्सपेरिमेंट है उसमें इन्वॉल्व करता है। जो स्कूल में बच्चे होते हैं उनको किसी भी एक्टिविटी में टीचर इन्वॉल्व करता है, एंगेज करता है उनमें। जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो प्ले स्कूल में उनको डालते हैं, तो क्या होता है कि वो ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती हैं, छोटे छोटे खिलौने होते हैं, उनके माध्यम से ABCD सिखाते हैं उसको। ठीक है, वो किसी और उनके माध्यम से जो ABCD सिखाते हैं, जो उसको खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं टॉयज के माध्यम से, तो वो क्या है खुद के एक्सपीरियंस से बच्चा सीखता है। तो वो जो उसको एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने का काम, उसको एंगेज करने का काम, वो जो अपॉर्चुनिटी है वो टीचर देता है उसको, वो अवसर प्रदान करता है। ठीक है, ये प्रोसेस है, ये ऐसी प्रक्रिया है। टीचिंग इज स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। क्या है टीचिंग? एक स्किलफुल है, स्किल होता है इसमें, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, की नॉलेज ज्ञान का है, एक्सपीरियंस है। ठीक है, और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं विद एन ऑब्जेक्टिव टू सेट अप एन एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट लर्निंग। की लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए, लर्निंग अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए उसको जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सेट करता है, उसको अनुभव देता है, ज्ञान देता है, ज्ञान की एप्लीकेशन कैसे करनी है, उसका प्रयोग कैसे करना है वो बताता है, और वैज्ञानिक तरीके देता है, सिद्धांत देता है, उसके आधार पर जो टीचिंग होती है, ऐसी ये जो तकनीक है। तो इसमें है टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी एंड इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो इफेक्टिव टीचिंग होती है वो किस फैक्टर के ऊपर आधारित होती है, वो क्या है जान लेते हैं। हाउ क्लियरली द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। कि स्टूडेंट्स को क्लियरली पता होना चाहिए कि वो क्या जो है सीखने जा रहे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता होना चाहिए क्या सीखने जा रहे हैं, उनको अच्छे से समझ होनी चाहिए इस चीज की। जैसे हमने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि हम आज जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है ये, और हम कंसेप्ट ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, है ना। तो ये आपको फिर माइंड मेकअप बन गया, अच्छा हम आज ये पढ़ने वाले हैं,
तो ये आपको जो है इस प्रकार से जानकारी देता है आपकी लर्निंग की। हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर्ड, और आपकी जो लर्निंग है इस कक्षा से आपने क्या क्या कुछ सीखा है और क्या कुछ सीखने जा रहे हैं, उसका मेजरमेंट, उसका मापन कैसे हो, ये भी टीचिंग सिखाता है। ठीक है, और वो कैसे करेंगे, हम भी मापन करेंगे, कैसे करेंगे, कक्षा के अंत में हम प्रश्नोत्तर सेशन लेते हैं कि किसको कितना आया और कहाँ पर समस्या आ रही है। तो टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर, teacher and other variables are organized in a systematic manner to attain some predetermined goals। तो पांचवा पॉइंट क्या है इसमें कि जो टीचिंग है ऐसी प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया, जिसमें एक लर्नर होता है, लर्नर जो सीखने वाला है अर्थात शिष्य विद्यार्थी, एक शिक्षक होता है और अदर वेरिएबल्स भी होते हैं। अदर वेरिएबल्स में क्या आएगा, हमारा क्लासरूम आएगा, बैठने का स्थान आएगा, और जैसे कहाँ पर हमें बैठना है, बेंचेस पे बैठना है, नीचे बैठना है, कैसी व्यवस्था है क्लासरूम की, टीचर पढ़ा कैसे रहा है, ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहा है या फिर प्रोजेक्टर का प्रयोग कर रहा है, ये सभी वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और इसमें जो वेरिएबल्स हैं इसमें फिर टर्म्स आती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या आएगा, इंडिपेंडेंट क्या होता है, जो स्वतंत्र चर होता है, हिंदी में स्वतंत्र चर। डिपेंडेंट क्या होता है, निर्भर आश्रित चर। और इंटरडिपेंडेंट वो मिश्रित होता है। ठीक है, इसमें मेनली तो दो ही लिए जाते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, एक स्वतंत्र और आश्रित। तो टीचर जो होता है वो स्वतंत्र चर होता है, क्योंकि उसी के वो अपने अकॉर्डिंग ही जो सिलेबस तो जो है पॉलिसीज के थ्रू, जो गवर्नमेंट है एनसीईआरटी है वहां से मिलता है सिलेबस तो ठीक है, लेकिन क्या होता है टीचर उस सिलेबस को कैसे पढ़ाना है, कितने पार्ट में डिवाइड करना है, और कौन सा कितने ड्यूरेशन में कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस प्रकार से उसको डिजाइन करना, कौन सा मेथड यूज करना है, और कौन सा जो है टीचिंग एड्स होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं जिनके माध्यम से पढ़ाया जाता है कक्षा में, वो कौन से प्रयोग करने हैं, वो सभी टीचर डिसाइड करता है। इवेल्युएशन होती है, बच्चों का असेसमेंट होता है, उनके टेस्ट होते हैं, वो सब टीचर डिजाइन करता है अपने अकॉर्डिंग कि बच्चों को क्या उनकी रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए, सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए। तो टीचर क्या हो गया यहाँ पर, स्वतंत्र चर हो गया कि वो अपनी स्वतंत्रता पूर्वक उनका डिजाइन करता है। लेकिन जो स्टूडेंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज आश्रित चर है, कि वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है। टीचर जैसे पढ़ाता है वो पढ़ने के लिए बाध्य है, टीचर जिस टॉपिक को करवाता है वो टॉपिक को करने के लिए बाध्य बाध्य है, और टीचर जैसा जो टेस्ट देता है उस टेस्ट को करने के लिए भी वो बाध्य है। इवेल्युएशन भी टीचर के हाथ में ही है। बच्चा इसलिए आश्रित चर होता है, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, और सभी कुछ जो अधिगम करने के लिए, इवेल्युएशन से गुजरने के लिए, सभी के लिए टीचर के ऊपर आश्रित होता है, तो उसको आश्रित चर कहते हैं। अब इस प्रोसेस को कैसे, इसको प्री डिटरमाइंड गोल्स जो होते हैं हमारे, पहले से जो डिटरमाइन है, पहले से निर्धारित जो हमारे उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए ये वेरिएबल्स होते हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो सिस्टमैटिक मैनर से होती है, वो प्रोसेस है टीचिंग की। टीचिंग इज एन एक्टिविटी दैट इन्फ्लुएंसेस अ चाइल्ड टू लर्न एंड एक्वायर डिजायर्ड नॉलेज। यह एक एक्टिविटी है, एक प्रतिक्रिया है, एक क्रिया है, किसमें क्या होता है कि इन्फ्लुएंसेस अ चाइल्ड, एक बच्चे को इन्फ्लुएंस करती है, उसको प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, टू लर्न, उसको अधिगम करने के लिए, उसको सीखने के लिए, सीखना अधिगम करना, ये हिंदी का शब्द है दोनों, और उसका जो इंग्लिश मीनिंग है लर्न, एंड एक्वायर डिजायर्ड नॉलेज, कि जो उसको अर्जित करने के लिए, डिजायर जो नॉलेज है, इच्छित जो ज्ञान है उसको अर्जित करने के लिए, एंड स्किल्स एंड देयर डिजायर्ड वे ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। ठीक है, समाज में कैसे रहना है वो स्किल्स भी वो देता है, ये टीचिंग का कार्य है। अब इसमें बेसिक टीचिंग मॉडल्स हैं, दो मॉडल्स आते हैं मुख्य रूप से, पेडागोगिकल मॉडल और एंड्रागोगिकल मॉडल। पेडागोगिकल मॉडल में क्या होता है कि एक तरह से पेडागोगी होता है शिक्षण शास्त्र। अब शिक्षण शास्त्र से आप क्या समझते हैं, एक बार माइक ऑन करके बताएं हमें कोई भी।
कोई भी बता दीजिए, शिक्षण शास्त्र से आप क्या समझते हैं, पेडागोगी से क्या समझ में आता है आपको ये शब्द देखने के बाद? क्या ब्रेन में क्लिक करता है, बताएं एक बार। शिक्षण शास्त्र ये बोलो टीचर में। हाँ हाँ बोलिए। शिक्षण शास्त्र के बारे में पूछ रहे ना? हाँ जी। हाँ, शिक्षण शास्त्र में नॉर्मली हम ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पे एक अध्ययन और अध्यापन का कार्य होता है। अध्ययन जो कि एक विद्यार्थी के थ्रू होता है, और अध्यापन एक जो कि गुरु के थ्रू होता है, और इस प्रोसेस को हम शिक्षण शास्त्र बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई? सभी पार्टिसिपेट करिए, जिसको जितना आता है एक बार बताएं। ये एक शिक्षण एक प्रकार का विज्ञान है, बिल्कुल। जिसमें जिसमें छात्रों को लर्निंग की प्रक्रिया, प्रोसेस सिखाई जाती है। अध्ययन सामग्री इसमें आता है। बिल्कुल सही, अ, बिल्कुल सटीक आपने बताया है। ऐसा लगता है जैसे आप इसकी गहरी समझ रखती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आप सभी ने बताया कि ये एक आर्ट है। ये एक आर्ट भी है, इट इज एन आर्ट और साइंस। साइंस भी है ये, आर्ट भी है, मतलब कला भी है और विज्ञान भी है। किसकी कला है, कैसी कला है, ये शिक्षण की कला है, पढ़ाने की कला है। ठीक है। और उसमें क्या आता है कि हमारी जो एजुकेशनल मेथड जो टीचर प्रयोग करता है बच्चों के अधिगम के लिए, वो सभी मेथड्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इट मे बी ऑल्सो कॉल्ड दैट स्टडी ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। और ये इंक्लूड करती है, क्या क्या इंक्लूड करती है, एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, एसेंशियली एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है ये। ठीक है। क्या है कि शिक्षा को इंक्लूड करती है, अधिगम, जो इंस्ट्रक्शन है अनुदेशन, जो दिशा निर्देश जो दिए जाते हैं, ट्रेनिंग है प्रशिक्षण, ये सभी कुछ इसमें ऐड हो जाते हैं। और ये एक बौद्धिक क्रिया है। तो इसकी डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग है। मेनली 3 लेवल्स होते हैं। इसकी हेडिंग आप अलग से बना लें। पहला है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, MLT, ULT एंड RLT। तो सबसे पहला जो है, जो प्रियर मॉडल है, ये जो लेवल है इसका क्या है, मेमोरी लेवल। जब बच्चे को स्कूल में डाला जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, क्या उसको समझाया जाता है कि एक और एक दो होते हैं, और इस प्रकार से ये यहाँ से ऐसे बनते हैं, ये होल नंबर होता है, ये इंटीजर होता है, ये सब कुछ बच्चे को बताया जाता है क्या? शुरुआत में नहीं नहीं। बताया जाता, बिल्कुल नहीं बताया जाता। क्यों? क्योंकि वो उसका जो ब्रेन है अभी उसको जो लेने के लिए, कैच करने के लिए अभी तैयार नहीं है। उसको पहले पहले लेवल से गुजरना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल बाद में आता है, पहले मेमोरी लेवल आता है। उसको चीजें, फैक्ट्स जो है याद तो हो, कम से कम वो उसको पता तो हो समझना क्या है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले उसको ABCD सिखाई जाती है, उसको टेबल्स सिखाई जाती है, गिनतियां सिखाई जाती है, और उनको रट्टा मरवाया जाता है ना, जो रोट मेमोराइजेशन है, उसको बोल बोल के, कि उसको कहा जाता है कि बेटा बोल बोल के याद करो, है ना, और उनसे सुना जाता है, उनसे अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद नहीं रखी जाती। तो वो लेवल जो क्या है, वो क्या है, सबसे लो लेवल है, लो लेवल ऑफ टीचिंग है, मेमोरी लेवल है वो। ठीक है। उसको सिर्फ मेमोराइज करा जाता है, जो स्मृति स्तर है ये, हिंदी में स्मृति स्तर, शिक्षण का स्मृति स्तर। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये एक बार है कि हर्बर्ट, ये हर्बर्ट नाम है, पहले पॉइंट पे हम देखेंगे, इसको आप नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न बनता है और काफी बार पूछा भी गया है इसमें से प्रश्न। इसका लेवल पूछ लिया जाता है कि कौन सा लेवल है, मेमोरी लेवल कौन सा है, या फिर दूसरा लेवल दे दिया जाता है, पहला लेवल दे दिया जाता है कि उसका टीचिंग का लेवल बताइए, और उनमें से 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो हर्बर्ट इसके प्रोपोनेंट हैं, इसके दाता हैं, और
इसमें क्या होता है कि मेमोराइज करवाई जाती है फैक्ट्स की, फैक्चुअल नॉलेज होती है कि जैसे सूरज जो पश्चिम में छिपता है, पूर्व से निकलता है, और इस प्रकार से गिनतियां हैं, टेबल्स हैं, ये फैक्ट्स उसको बताए जाते हैं। बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसकी सूचना के कुछ छोटे छोटे उसमें पैकेट्स दिए जाते हैं, सूचना के थोड़े से छोटे छोटे बाइट दिए जाते हैं, छोटे छोटे भागों में उसको बांट के उसको याद करवाया जाता है। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। क्या है ये? स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस क्या होता है? उदीपक, उदीपक होता है ये, और रिस्पॉन्स होता है प्रतिक्रिया। तो जैसे कि जब तेज धूप होती है, तेज धूप में हम चलते हैं, तो एकदम से हमें तेज धूप जब लगती है तो हम हमारे ब्रेन में आता है कि बहुत तेज धूप है, हमें अपने सर को ढक लेना चाहिए, है ना? तो हम अपने सर को ढक लेते हैं जैसे। और ऐसा भी उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे गर्म पानी का गिलास रखा है सामने, और हमने एकदम से उसको हाथ लगाया, तो एकदम से हमने हाथ लगाया और हटा भी लिया, तो ये क्या है? स्टिमुलस क्या था? गर्म पानी। गर्म पानी स्टिमुलस था, उद्दीपक था, और रिस्पॉन्स हमने क्या किया? प्रतिक्रिया क्या की? उसने हमने हाथ को हटा लिया, नहीं तो हमारा हाथ जल जाएगा, ऐसा ब्रेन ने हमें बताया। ठीक है, तो ये क्या है? ऐसी प्रोसेस है जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, कि बच्चे को याद करवाया जाता है और वो रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, बच्चे को याद करवाया जाता है, बच्चे को बोल बोल के याद करवाया जाता है, लिख कर याद करवाया जाता है, किसी भी माध्यम से जो टीचर इंस्ट्रक्शन देता है, बच्चा उसको फॉलो करता है। टीचर कहता है कि खड़े हो जाइए, तो बच्चा रिस्पॉन्स करता है कि खड़े हो जाता है। उसमें स्टिमुलस क्या है? टीचर की सेइंग, टीचर जो ऑर्डर देता है, टीचर जो बोलता है, ठीक है, वो उसका स्टिमुलस है, और जो बच्चे का रिस्पॉन्स है वो उसकी प्रतिक्रिया है। तो ये ऐसी प्रोसेस है लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। ये भी पूछा जाता है पेपर में। It enables the learner to retain and also to reproduce the learned material whenever required. क्या होता है कि जब लर्नर जो होता है उसको रिटेन करना होता है, कि आज उसको एबीसीडी याद करवा दी, 10 एबीसीडी जो है 10 तक एबीसीडी याद करवा दी उसको, तो कल उससे यह उम्मीद की जाएगी कि वो उसको सुनाए। ठीक है, तो रिटेन उसको अगर पूरा नहीं सुना पाएगा, कुछ तो उसके माइंड में रहेगा, मतलब कि कुछ उसको उसके माइंड में रहना, जो शेष रह जाता है ना, उसकी मेमोरी में रहता है, वो रिटेन होता है। ऑल्सो टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करता है, मतलब वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है? जब टीचर बोलता है कि बच्चों सुनाओ, तो वो सुनाता है, उसको रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस, इसको तोड़कर देखें कि दोबारा प्रोड्यूस करना। ठीक है, नेक्स्ट है द इवेल्युएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स ओरल, रिटन, एस्से टाइप एग्जामिनेशन, ये सब कुछ इसमें होता है। और क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें, वो आजकल तो वही चल रहे हैं। तो इवेल्युएशन सिस्टम में क्या होता है कि मूल्यांकन जो तंत्र होता है, उसमें हम ओरल भी बच्चों से सुन लेते हैं, हमें जो है एमसीक्यूज देना पड़ेगा नेट जेआरएफ में, है ना? तो रिटर्न भी होता है उसमें, रिटर्न भी करवाते हैं बच्चों से, लिख भाई पहाड़े लिख के बताओ आप कि आपको कितना याद है। तो इस प्रकार से भी उसका मूल्यांकन हम करते हैं कि बच्चे को कितना अधिगम हुआ है। ऐसे टाइप एग्जामिनेशन भी होता है, जैसे वनडे एग्जाम्स, जो आईएएस वगैरह के एग्जाम्स हैं, और बच्चों के जैसे टर्म टेस्ट होते हैं, और आपके एमए में भी जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, वो ऐसे टाइप एग्जामिनेशन है। तो मूल्यांकन के लिए हम इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। और 7 पॉइंट क्या है कि गुड मेमोरी इंक्लूड्स रेपिडिटी इन लर्निंग, कि हम उसको जितना जितना जल्दी से हम उसको, जैसे कि याद करवाया आपसे, हमने कल ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, उसके उद्देश्य बताए थे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम आपसे पूछे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप फटाक से बता दें। आप ज्यादा टाइम ना लेके फटाक से बता दें, आप जल्दी रिस्पॉन्स करें, तो वो क्या है कि वो गुड मेमोरी का लक्षण है आपका, कि आपको अच्छे से याद है। स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, कि आपको अच्छे से याद है कि परसों वाली कक्षा में कौशल सर ने क्या पढ़ाया था, वो भी आपकी मेमोरी में रिटेन है, तो वो स्टेबिलिटी है आपकी। ठीक है, और रेपिडिटी इन रिकॉलिंग, कि रिकॉल करना, 10 दिन पहले आपने कुछ याद किया था, तो उसको एकदम से आप रिकॉल कर पाते हैं, कि उस विषय के बारे में बात हुई और आपको एकदम से रिकॉल आ गया, मतलब कि आपको दोबारा से पुनः याद आ गया।
और द एबिलिटी टू ब्रिंग ओनली डिजायरेबल कंटेंट्स टू द कॉन्शियस लेवल। जो डिजायरेबल जो कंटेंट्स हैं, जो ऐच्छिक जो सामग्री है, उसको कॉन्शियस लेवल तक लाना। अब ये 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस लेवल, सब कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस लेवल कौन सा होता है? चेतन अवस्था, चेतन स्तर। दूसरा होता है अवचेतन स्तर और तीसरा होता है अचेतन स्तर। तो अचेतन स्तर में क्या है हमें नहीं पता, और सब कॉन्शियस में क्या है, जो हम विचार करते हैं वो सब हमारे सब कॉन्शियस में है। जो हम पढ़ते हैं वो भी हमारे सब कॉन्शियस में चला जाता है। कॉन्शियस में कब आता है? जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो आप मेमोरी में अपने जो है दिमाग में सोचते हैं, याद करते हैं उसको और फिर फटाक से बता देते हैं। जब आप बताते हैं उस मोमेंट में क्या है, वो कंटेंट क्या है, वो सामग्री आपके चेतन स्तर पर आ जाती है। तो ये गुड मेमोरी के लक्षण है कि लर्निंग में हम जल्दी से उसको याद कर पाए, जल्दी से सीख पाए और रिटेंशन कर पाए, उसमें रिटेन कर पाए, मेमोरी में रख पाए, उसको याद कर पाए और उसमें जल्दी से हम उसको बता भी पाए, रिकॉल भी कर पाए और जो हमारी कॉन्शियस लेवल तक उसको अपनी डिजायर्ड जो ऐच्छिक कंटेंट है, जो ऐच्छिक जो सामग्री है उसको याद कर पाए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ने तो बैठे हैं योग सूत्र और हमें याद आ रहा है रिसर्च का, तो वो क्या है कि वो डिजायरेबल तो कंटेंट नहीं है। पढ़ने तो हम क्या बैठे, योग सूत्र को पढ़ने बैठे हैं, लेकिन आ क्या रहा है ब्रेन में, रिसर्च एप्टीट्यूड आ रहा है, तो वो गुड मेमोरी का लक्षण नहीं है। तो अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो उसको इम्प्रूव करना होगा प्राणायाम के द्वारा। आगे चलते हैं, सेकंड लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये क्या है? समझ का स्तर है, शिक्षण का समझ का स्तर। उसमें इसके प्रतिपादक है मोरिसन, एच.एस. मोरिसन आते हैं शायद, ये मोरिसन है। और ये प्रश्न भी बनता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे आप। और ये मेमोरी प्लस इंसाइट है। इसमें क्या है, मेमोरी भी प्लस हो जाती है और इंसाइट भी है। इंसाइट मतलब उसकी एक गहरी समझ जो हमें होती है। एंड इट गोज बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स, मतलब कि मेमोराइजिंग फैक्ट्स से कुछ बियॉन्ड है, ऊपर है, उससे बाहर कुछ है। मेमोराइज तो होती है इसमें, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बन जाती है। अब 2 दूनी 4 होते हैं, 2 टू जा 4 होते हैं। बच्चा ये जो है याद तो कर पाता है, उसको याद तो है, लेकिन वो बता भी पाता है कि 2 टू जा 4 क्यों होते हैं, कि 2 + 2 4 होते हैं और 2 टू जा 4 होते हैं। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करने से 4 आता है। तो ये उसकी ये समझ भी उसमें बन जाती है, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाता है। इट फोकसेस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर मास्टरी बच्चे की हो जाती है, उसको पता होता है कि हाँ। और इसका है मैं लिख रहा हूँ, कोई को देखता है। It makes pupil understand the generalization principles and facts। जो बच्चे होते हैं, pupil मतलब विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों को ये अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन, जो सामान्यकरण है, सामान्यकरण को भी वो समझ जाता है। सामान्यकरण को समझने का क्या तात्पर्य है कि उसको समझ में आ जाता है कि जो ये जो गाय है, ये जो व्हाइट होती है, सफेद होती है गाय 4 पैरों वाली, तो गाय का जो रंग है वो ब्लैक भी हो सकता है, वो ब्लैक भी गाय ही होती है। वो जनरलाइजेशन, वो सामान्यकरण कर सकता है उसमें। ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स, जो सिद्धांत है उसको भी वो समझ सकता है। सिद्धांत क्या है कि एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने किसी ने बताया था कल क्लास में, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो उसमें है कि वो एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो ऐसा क्यों है, ऐसा हम क्यों कहते हैं, इसके जो पीछे का जो क्यों है, उस वाई का भी वो आंसर कर पाता है। एंड फैक्ट्स, जो फैक्ट्स है उनको भी समझ पाता है कि जो सूरज है पूर्व से निकलता है तो वो क्यों निकलता है, कैसे कैसे क्या कुछ होता है, इन जो प्रोसेस है उसको समझ पाता है। इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। जो उसका बौद्धिक जो व्यवहार होता है, उसको उसके काफी मतलब उसको अवसर मिलते हैं उसको एक्सप्रेस करने की, उसको विकास, उसके विकास की। इट प्रोवाइड्स, ये इट किसके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जा रहा है यहाँ पर, किसके लिए? समझ वाले के लिए। समझ स्तर के लिए, बिल्कुल सही। इट प्रोवाइड्स एक्टिव रोल फॉर बोथ द pupil एंड द टीचर फॉर assimilation ऑफ फैक्ट्स।
जो फैक्ट्स है उनको समझने के लिए, उनके सामान्यकरण के लिए और उसके लिए एक समझ पैदा करने के लिए क्या है, उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है बच्चे की और टीचर की। अगर टीचर की पार्टिसिपेशन होती रहेगी, यदि हम ही बोलते रहे, हम ही पढ़ाते रहे और हमें यह ना पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, अधिगम बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, जब आपकी भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी, आप जैसे अब माइक ऑन करके बोल रहे हैं, ये आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, तो इससे क्या होगा, लर्निंग ज्यादा होगी। The evaluation system mainly includes both essay and objective type questions। जो evaluation system है इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, पहले तो ऊपर तो हमने यहाँ पर जनरल पढ़ा था, जनरल उसका जाना था कि इवेल्युएशन सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, और लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर ये 6 पॉइंट है इसमें, तो हमने यहाँ पर जाना था कि इवेल्युएशन सिस्टम है, यहाँ पर क्या क्या होता है, मेमोरी लेवल पर ओरल होता है, रिटर्न होता है, ऐसे टाइप होता है, 3 टाइप का होता है, मौखिक, लिखित और प्रस्तावित टाइप। ठीक है, ये मेमोरी लेवल पर होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्या होता है, क्या होता है बोलकर बताएं आप, इवेल्युएशन सिस्टम, इसमें ऐसे टाइप भी होता है मेमोरी लेवल की तरह। क्यों, क्योंकि ये मेमोरी लेवल को भी इंक्लूड कर लेता है, लेकिन प्लस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी इसमें ले लेते हैं, एमसीक्यूज। इसमें हम उसमें पहले में आपके बता रहे थे कि एमसीक्यूज भी होते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव क्या है, चिंतन स्तर, चिंतनशील जो स्तर होता है शिक्षण का, ये किसने दिया है, हंट इसके प्रतिपादक हैं। इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, इस शिक्षण का हाईएस्ट लेवल है, सबसे ऊंचा स्तर है। इट इंक्लूड्स बोथ यूएलटी एंड एमएलटी, ये मेमोरी लेवल को भी, स्मृति स्तर को भी ये इंक्लूड करता है और समझ स्तर को भी, इसमें दोनों आ जाते हैं। फिर ये उससे भी जो समझ तो लेता है कि कंसेप्ट को समझना, उसके बारे में भी और भी सोच सकता है। इसमें खोजें जो होती है ना, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो डिस्कवरीज होती हैं, इन्वेंशंस होती है, वो इस स्तर में हो जाती है। ये प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग है। कैसे प्रॉब्लम सेंट्रिक, जो समस्या समाधान जो होती है ना, समस्या का समाधान भी कर सकता है, समस्या केंद्रित जो अप्रोच होती है। द स्टूडेंट्स आर एज्यूम टू अडॉप्ट some sort of research approach to solve the problem। जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो क्या करते हैं, रिसर्च अप्रोच उसको लेते हैं, यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं, उसको रिसर्च कर सकते हैं, उसको खोज सकते हैं दोबारा से कि कैसे क्या कुछ होता है, ये प्रोसीजर कैसे आया, कहाँ से आया, इसमें और क्या हो सकता है, और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इस प्रकार से वो उस प्रॉब्लम के अलग अलग बहुत डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट सॉल्यूशंस इससे निकालने में सक्षम हो पाते हैं चिंतनशील स्तर में। क्लासरूम एनवायरनमेंट इज टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। ये चिंतनशील स्तर की बात हो रही है, इसमें क्या होना चाहिए कि जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, अर्थात वो टीचर का ही आधिपत्य हो ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे छोटी क्लासेस में होता है। छोटी क्लासेस में क्या होता है कि बच्चों को समझ नहीं होती, इसलिए जो टीचर है वो ही डायरेक्ट करता है, सिर्फ उसका ऑर्डर जो है, उनका ऑर्डर मानना होता है बच्चों को। लेकिन ये जो चिंतनशील स्तर होता है ये यूनिवर्सिटी लेवल पर हो जाता है, पीएचडी स्कॉलर्स का जो स्तर होता है ये वो हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उसको ओपन और जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र जो उसको वातावरण मिलना चाहिए क्लासरूम का, तभी वो सीख पाएगा और मतलब आगे रिसर्च कर पाएगा। और रिसर्चर जो होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स जो होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और ओपन होते हैं किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। उसमें जो भी नीड्स हैं वो नीड्स को फुलफिल करते हैं, अपने अपने हिसाब से मेथड यूज करते हैं, सर्वे करते हैं, कुछ भी करते हैं इस प्रकार से। तो लर्नर आर मोटिवेटेड एंड एक्टिव। इसमें जो लर्नर होता है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है और वो एक्टिव होता है, मतलब वो खुद ही प्रेरित होता है और वो सक्रिय होता है। उस सक्रिय भूमिका उस लर्नर की होती है, विद्यार्थी इसमें सक्रिय भूमिका निभाता है। द एम इज टू डेवलप reflective power of learners so as to they can solve problems of their lives by reasoning, logic and imagination and lead successful and happy lives।
अब इसमें इसका एम क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है चिंतनशील स्तर का, कि जो बच्चा है वो ऐसा, उसके भीतर ऐसी चिंतनशील पावर आ जाए कि उसके उसके सामने, उसकी जिंदगी में, उसके जीवन में कोई भी समस्या आए, वो रीजनिंग के, तर्क से, लॉजिक से और इमेजिनेशन से, कल्पनाशीलता से उसको अच्छे से लीड कर पाए उसको, और सॉल्यूशन को ऑर्गेनाइज कर पाए, और एक सक्सेसफुल लीडर बन पाए, उसको प्रॉब्लम को लीड करके, प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक सक्सेसफुल मैन बन पाए, ह्यूमन बीइंग बन पाए, और एक अच्छी जिंदगी, खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाए. The pupil occupy the primary place and teachers assume the secondary place. इसमें pupil तो primary place पे होता है और teacher secondary place पे होता है, ठीक है. लेकिन उसमें जो बाकी के जो लेवल्स हैं उसमें क्या होता है, टीचर प्राइमरी होता है, स्टूडेंट जो होता है, जो विद्यार्थी होता है वो सेकेंडरी होता है, ठीक है. प्राथमिक और सेकेंडरी को क्या बोलेंगे हिंदी में, बताना आप. द्वितीय. द्वितीय, ठीक है, धन्यवाद. तो प्राथमिक स्तर पर इसमें विद्यार्थी होता है और द्वितीय स्तर पर शिक्षक होता है, ठीक है. एससी टाइप टेस्ट इज यूज फॉर इवेल्युएशन. इसके लिए एससी टाइप टेस्ट होता है उसको, क्योंकि सब कुछ बताना होता है उसको, सब कुछ रीजनिंग देनी होती है, उसके मेथड्स बताने होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स उसने यूज किए, क्या क्या मेथड्स उसने यूज किए, वो सब कुछ बताना होता है, कैसे उनको एग्जीक्यूट किया, कैसे अप्लाई किया उनको, वो भी उसको बताना होता है. तो एससी टाइप जैसे थीसिस लिखी जाती है. और एटीट्यूड, बिलीफ एंड इन्वॉल्वमेंट आर ऑल्सो इवेल्युएटेड. इसमें क्या होता है कि उसका जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण का, उसकी अवधारणाओं का, उसके कैसे उसने मानसिकता बनाई है उसका भी, और उसकी इन्वॉल्वमेंट, कितना वो इन्वॉल्व हुआ है उसके अंदर, और कितना उसने अच्छे से कार्य किया है, और उस प्रॉब्लम को अप्रोच किया, उसके सॉल्यूशन को, ये सब कुछ उसमें इवेल्युएट किया जाता है, उसको मूल्यांकन किया जाता है. मूल्यांकन में डायनेमिक एनवायरनमेंट. आशा करते हैं आप सभी को ये तीनों स्तर क्लियर हो गए होंगे. अगर इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. मैम एक पूछना था. जी. जो 3 स्तर बताए गए थे टीचिंग के, उसमें जो आपने बताया ना कि प्राथमिक और प्राइमरी और सेकेंडरी. हाँ. तो स्मृति स्तर में टीचर सेंटर होगा ना मैम, और जो बौद्ध स्तर है उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का होगा, मतलब हाँ, दोनों. दोनों का पार्टिसिपेशन होगा उसमें, लिखा हुआ है ना उसमें. और चिंतन स्तर में स्टूडेंट केंद्रित होगा. हाँ, बिल्कुल सही. मैम उसके पहले आपने बताया था कि बौद्ध में दोनों रहते हैं, मतलब पहले प्राइमरी स्टूडेंट, ये टीचर रहता है, और सेकेंडरी स्टूडेंट रहता है, और बौद्ध में भी वो स्मृति टीचर स्तर पर प्राइमरी. रहता है. हाँ, बौद्धिक में क्या होता है कि बौद्धिक जो होता है ना उसको समझना भी होता है. टीचर प्राइमरी प्राइमरी क्यों होता है? टीचर प्राइमरी इसलिए होता है कि टीचर को समझाना पड़ता है, और जो टीचर जो उसको कंसेप्ट क्लियर करवा देता है ना, उसके बाद उसकी समझ बनती है बच्चे की. तो इसमें टीचर प्राइमरी हुआ. हाँ, बाकी दोनों का म्यूचुअल जो इंटरेक्शन होगा उसी के बाद दोनों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी. हाँ, तो मैम उसमें क्वेश्चन आएगा तो हम वो दोनों लगाना पड़ेगा ना मैम ऐसा ही उसमें. क्वेश्चन आएगा ही नहीं, अच्छा, ओके, ये थैंक यू. सिर्फ रिफ्लेक्टिव लेवल पर होगा. इसमें म्यूचुअल इंटरेक्शन होगी. इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो उसको अच्छे से आप अप्रोच कर पाएंगे इस समझ को लेकर, कि जो ये होता है समझ का स्तर होता है, उसमें जो टीचर होता है वो टीचर बच्चे को समझाता है, ठीक है. पहले तो म्यूचुअल होता है उसमें, और म्यूचुअल में दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है. यही आएगा कि इसमें दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है या सिर्फ टीचर की होती है, ओनली टीचर, ओनली स्टूडेंट, और बोथ, ऐसा, और या फिर नन, ऐसा इसमें प्रश्न बनता है. बाकी वो दोनों ऑप्शन ऐसे नहीं देगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी, ऐसा प्रश्न नहीं बनता है. ये ऐसा हो सकता है कि कौन सा सेंटर्ड है, ओनली टीचर सेंटर्ड, ओनली स्टूडेंट सेंटर्ड, और बोथ, और नन. तो इसमें बोथ के ऊपर हम जाएंगे समझ स्तर पर. वही पूछा मैम. बहुत जी. दोनों मिश्रित. जी बिल्कुल दोनों. थैंक यू. और मेमोरी में किस पर जाएंगे? टीचर केंद्रित. टीचर सेंटर्ड. और इसमें रिफ्लेक्टिव में स्टूडेंट केंद्रित. बिल्कुल लर्नर सेंटर. ठीक है. और बाकी किसी का और कुछ डाउट है? समय भी हो गया है, लेबल्स चलिए आगे चलते हैं. इसको एनवायरनमेंट को भी जान लेते हैं, फिर प्रश्न ले लेंगे. टीचिंग इज डोमिनेटेड
dominated by communication which is very dynamic in nature. Teaching changes according to the time and place. क्या है, गतिशील इन नेचर है, मतलब प्रकृति इसकी क्या है, टीचिंग की गतिशील है। गतिशील कैसे है कि बच्चे की जैसे रिक्वायरमेंट होती है ना, उस बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टीचर अपने मेथड्स को चेंज करता रहता है, तो ये गतिशील है। टीचिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस, जो टाइम होता है और प्लेस होता है, जगह और समय के हिसाब से वो बदलती रहती है। जैसे बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाया गया, तो क्लासरूम में जो टीचर है किसी और तरीके से पढ़ाता है। अब जब वो जो समझ स्तर पे उसको बाहर लेकर जाता है उसकी समझ पैदा करने के लिए, ठीक है, तो उसको टूर पर लेकर जाता है, कोई ऐसा विजिट करवाता है, कोई एक्सपेरिमेंटल लैब का विजिट करवाता है, तो वहां पर क्या होता है, उसकी टीचिंग कुछ अलग रूप में होगी, अलग मेथड वो अपनाएगा, वो चेंज होती रहती है उसका शिक्षण। Its environment consists of interaction among three variables, namely independent variable, dependent variable, intervening variable। जो मिक्स्ड कह रहे थे वो इसमें इंटरवेनिंग है, मतलब एक दूसरे के परस्पर वो जो निर्भर होते हैं, परस्पर उसमें म्यूचुअल इंटरेक्शन करते हैं। तो ये आप बताएं, चलिए प्रश्न में ले लेंगे आपको इसमें से प्रश्न को, आगे चलते हैं। बाइपोलर प्रोसेस होती है टीचिंग, और ट्राइपोलर प्रोसेस भी होती है, क्वाड्रीपोलर भी होती है। अब मतलब इसमें पोलर को क्या बोलेंगे हिंदी में, एक मिनट, द्विमुखी हो सकता है, द्विमुखी आप कह सकते हैं, द्विमुखी, त्रिमुखी और त्रिकोणी, हाँ शायद ऐसे भी बोल सकते हैं आप, द्विकोण, त्रिकोण और चतुर्कोण ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें द्विकोण में क्या होता है कि टीचर और लर्नर होता है, ठीक है, टीचर और लर्नर दो होते हैं, ये बाइपोलर, बाई मीन्स दो, पोलर मीन्स कोण कह सकते हैं आप, मुखी भी, द्विमुखी, त्रिमुखी, मुखी भी, ठीक है, धन्यवाद। इसमें मुखी भी कह सकते हैं आप, ट्राई मीन्स तीन, त्रिमुखी प्रोसेस होती है ये, इसमें टीचर होता है, लर्नर होता है, ये तो बाइपोलर से हमने ले ली, दोनों कॉमन है, ठीक है। तीसरा इसमें कौन सा ऐड होता है, क्यूरिकुलम, क्या है ये, पाठ्यक्रम इसमें इंक्लूड हो जाता है। अब ये क्यूरिकुलम क्या होता है, क्यूरिकुलम उसमें पाठ्यचर्या भी आती है, हमारा सब जो सिलेबस होता है वो सिलेबस भी आ जाता है इसमें, और जो मेथड्स होते हैं, जो भी अनुभव वो बच्चा स्कूल में करता है, कैसे भी अनुभव उसको गेन करता है, एक्टिविटीज के जो गेम्स एक्टिविटीज है उनके माध्यम से, कल्चरल एक्टिविटीज है उनके माध्यम से, वो सभी कुछ क्यूरिकुलम में आ जाता है। तो जो सिलेबस होता है क्यूरिकुलम का पार्ट होता है, और क्यूरिकुलम का जो स्तर होता है वो विस्तृत होता है, सिलेबस का क्यूरिकुलम से संकुचित होता है, ठीक है। अब आगे क्वाड्रीपोलर प्रोसेस, चतुर्मुखी, इसमें क्या होता है, टीचर, लर्नर और क्यूरिकुलम, ये हमने ट्राइपोलर से ले लिए, ये कॉमन है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो नया क्या ऐड हुआ है, फिजिकल क्लाइमेट, जो भौतिक जो उसका वातावरण होता है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है, कि उसमें कौन सा स्थान उसमें हो जाता है, कि कैसा जो क्लासरूम है, क्लासरूम कहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, चार दीवारी के अंदर पढ़ा रहे हैं, बाहर पढ़ा रहे हैं, और कैसे क्या क्या कुछ उसमें हम इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, क्या एड्स यूज कर रहे हैं, टीचिंग एड्स, वो सब कुछ इसमें आ जाता है क्वाड्रीपोलर प्रोसेस में। आगे है कि एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। हाँ, तो इसमें क्या होता है, ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बहुत गहरे संबंध में होते हैं, एजुकेशन, शिक्षा भी, अधिगम, अनुदेशन और प्रशिक्षण। तो ये क्या है, कौन सी प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, बौद्धिक क्रिया है, टीचिंग इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, ये विज्ञान भी और कला भी है, ध्यान रखेंगे आप इस स्टेटमेंट को, आ जाती प्रश्न उसमें, प्रश्न पत्र में। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, कि अपने आप को जैसे डिसीजन करके अपने आप को एक ऑर्डर में, होल ऑर्डर में लगाना, वो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस हो जाती है। सोशल सर्विस भी है ये टीचिंग, और हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब जो उसमें अपना खुद के हिसाब से जो होता है, बच्चा जो होता है खुद के हिसाब से डिजाइन करता है कि मुझे कैसे पढ़ना है, मेरा जो सिलेबस है उसको मुझे कितने स्लॉट में पढ़ना है, किस किस प्रकार से कब तक मुझे इसको पूरा करना है, कि क्या मेरे टीचर जो लर्निंग आवर्स होंगे, किस टाइम पे मुझे
ब्रेक लेना है, ये सब कुछ उसको अपने आप ही वो लेता है, हाई डिग्री होती है उसमें ऑटोनॉमी। और टीचिंग एज अ प्रोफेशन, ये प्रोफेशन है, ये टीचिंग के बारे में बताया गया है, हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। तो उसमें क्या होता है कि टीचर भी अपने लिए कुछ नॉर्म से वो लेता है कि किस प्रकार से सिलेबस को बांटना है, किस प्रकार से सिलेबस को पढ़ाना है, और क्या क्या मेथड उसमें यूज करने हैं, ठीक है, सब कुछ टीचिंग के बारे में बताया गया है। अब ये इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, मैक्सिम्स हैं, मैक्सिम्स का एक बार काफी डिटेल में जानना होगा, बाकी हम मोटा मोटा बता देते हैं आपको, कल इसको डिटेल से जानेंगे, क्योंकि जो प्रश्न बनते हैं वो शायद इसमें से भी कुछ एक आधे बनते हैं, तो आप उसको सोल्व कर पाएंगे, कितना कर पाते हैं वो देखते हैं 2 मिनट के समझाने से। मैक्सिम साइंस के इसमें क्या होता है कि जो टीचिंग होती है ना, वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की, पहले जो बच्चा है उसको साधारण जो सरल उसमें पढ़ाया जाता है, पहले तो उसको गिनतियां सिखाई जाती है, एबीसीडी सिखाई जाती है, उसके बाद उससे वर्ड्स बनाए जाते हैं, फिर सेंटेंसेस पढ़ाए जाते हैं। तो टीचिंग क्या है, सरल से जटिल की प्रक्रिया है। नोन टू अननोन, जैसे कि हमने कल अपने आपसे कक्षा में पूछा कि आप इसके टीचिंग के बारे में क्या जानते हैं, अभिक्षमता जो है इसकी अभियोग्यता है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में। तो आपने जो बताया, जो आपका नोन है, जो आपने कुछ बता दिया, तो और हमने उसको उसमें कुछ ऐड कर दिया जो आपको नहीं पता था। तो जो बच्चा होता है ऐसे ही होता है, क्लास में जब बच्चा जाता है तो टीचर पूछता है उससे, अच्छा आपने गाय देखी है क्या, वो कहता है हाँ मैंने देखी है, तो गाय व्हाइट होती है, उसके 4 पैर होते हैं। तो टीचर क्या करता है, उसको जो नोन पार्ट है ना, उसी को लेकर उसको अननोन भी बताता है कि गाय जो होती है वो काले रंग की भी होती है, और जो उसमें व्हाइट एंड जो ब्लैक का कलर होता है मिक्सअप भी होता है, ठीक है। वो उसको अननोन जो पार्ट था उसको भी उसको जनाया कि जो ज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना है, ये टीचिंग है। सीन टू अनसीन, जो हमने देखा हुआ है और जो नहीं देखा हुआ उसकी तरफ जाना है। पहले हमने जो देखा हुआ है उससे रिलेट करके टीचर हमें वो कंसेप्ट पढ़ाते हैं जो हमने नहीं देखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है, जो मूर्त है मूर्त से अमूर्त की तरफ है। मूर्त क्या होता है कि जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो मूर्त चीजें होती है। अब उनको उनको लेकर उनको समझाकर हम ऐसी जो अमूर्त चीजें होती हैं, जो हमारे समक्ष नहीं होती है, उसके बारे में हम बताते हैं। जैसे एयर होती है, एयर को हम नहीं देख सकते, लेकिन जो मूर्त होती है उसको हम इसमें बताते हैं कि ये जो O2 होता है ना, O2 का सिंबल बना के दिखाते हैं कि ऑक्सीजन होती है, लेकिन ऑक्सीजन हमें दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। पर्टिकुलर टू जनरल होता है, ये पर्टिकुलर टू जनरल कैसे कि ये पर्टिकुलर है, जैसे मैं ऐसा कहूँ कि मेरे घर में बिल्ली है, ठीक है, मेरी बिल्ली। अब बच्चे को कहे कि बच्चा कहेगा कि मेरे घर में ऐसी ऐसी बिल्ली है, मेरे घर में ऐसा ऐसा कुत्ता है, उसका ये फीचर्स है, ठीक है। तो अब उसकी बिल्ली है, उसका कुत्ता है, तो जो टीचर है उसका जो पर्टिकुलर है ना, जो स्पेसिफिक है, उससे लेकर वो जनरल पर जाता है, सामान्य, उसमें एक सामान्यकरण करता है कि ये जो कुत्ते होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जो बिल्लियां होती है वो ऐसी ही होती है, सिर्फ आपकी ऐसी नहीं है, आपकी तो है लेकिन ये बिल्लियां ऐसी ही होती है। ये पूरी जाति के ऊपर कर दिया उन्होंने, सिर्फ उसकी बिल्ली से पर्टिकुलर से वो जनरल पे कर दिया, ठीक है। और फिर फ्रॉम होल टू पार्ट, तो होल टू पार्ट में क्या आता है, गेस्टोल्ट साइकोलॉजी हमने कल देखा था, वो शब्द यदि आपको याद हो तो उसके बारे में विचार किया था। तो क्या है होल टू पार्ट, कि पहले तो हम पूरा का पूरा संपूर्ण उसको देखते हैं कि हमने पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जाना, टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, पहले पूरा का पूरा उसके बारे में जाना कि क्या होता है, इसमें मेथड्स होते हैं, इसमें ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने थ्योरीज दी है, ऐसा होता है वैसा होता है, टीचर होता है, लर्नर होता है, ये सब कुछ हमने होल के बारे में जान लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, कल की कक्षा में भी हमने किया, उसके पार्ट्स को लिया, 2-3 पार्ट्स को लिया, 2-3 पार्ट्स को आज लिया, तो होल टू पार्ट लिया, ठीक है। पहले समग्र से अंग की तरफ, हिस्से की तरफ जाना, ये गेस्टोर साइकोलॉजी कहती है। तो टीचिंग ऐसी प्रोसेस है, पार्ट टू होल नहीं, होल टू पार्ट है, समग्र से जो अंग की तरफ। अब इनडेफिनेट टू डेफिनेट है, अनिश्चित से डेफिनेट की तरफ जाती है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जाती है, जो हमारी साइकोलॉजी बनी हुई, जो अवधारणाएं बनी है उससे लॉजिकल एक तर्क हमें मिल जाता है इससे, टीचिंग से, कि वो तर्क प्रोवाइड कराती है कि हमारी जैसी समझ है, हमारी ऐसी अवधारणा वो क्यों है। और फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, एनालिसिस क्या होता है कि किसी भी जो नॉलेज है उसको एनालाइज करना, उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के समझना, ठीक है। और टुकड़ों में तोड़ तोड़ के समझने से फिर क्या होता है कि हमें
जब जैसे बच्चा होता है या फिर जैसे आप लोगों का ही मान लीजिए कि हम एक एक जो शब्द है, एक एक शब्द को आपको अलग अलग मीनिंग बता के फिर पूरे सेंटेंस का मीनिंग बताते हैं उसको जोड़कर। ठीक है, तो एनालिसिस क्या है, उसको टुकड़ों में तोड़ना, तोड़कर समझना उसको, और फिर उसको जब हम कंबाइन करते हैं पूरे सेंटेंस को समझने के लिए, वो सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, सिंथेसिस क्या होता है, बनाना। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस भी पढ़ा होगा कि फोटो के जो लाइट है, लाइट के उसमें प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस से पौधा अपने खाने को बनाता है, निर्माण करना। सिंथेसिस का अर्थ ये सिंपल मीनिंग रहेगा। फॉलो फॉलो नेचर, ये प्रकृति को फॉलो करती है, उसका अनुसरण करती है। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, सेंसेस की ट्रेनिंग है कि हमें देखना है, किस प्रकार से दृष्टिकोण देना है उसको। जो हमारी आंखें हैं, जो सॉरी हाथ हैं, हाथों से कैसे हमने लिखना है, हमने ये सब कुछ इससे सेंसेस की ट्रेनिंग दी जाती है इसमें। एनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी, तो बच्चे को फिर बाद में सेल्फ स्टडी के लिए एनकरेज किया जाता है कि आप खुद से पढ़ें, खुद से समझें। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, समय भी हो गया है। चलिए आप हमें बताएं कि which of the following is are the basic paradigms in classroom teaching। क्या होता है ये बेसिक जो उसका होता है, पैराडिग्म्स क्या होता है, मॉडल, आदर्श होता है। जैसे प्रतिमान हम समझ सकते हैं, कोई कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट समझ लीजिए, अवधारणा की जो बेसिक अवधारणा है क्लासरूम टीचिंग की, वो क्या होती है, वो लर्निंग पैराडिग्म्स होती है या इंस्ट्रक्शनल पैराडिग्म्स होती है, या बोथ होती है, फिर नन ऑफ द अबव, कौन सी होती है बताएं। बोथ बोथ सभी बताएं। ये ऑप्शन बोथ ए एंड बी, लर्निंग भी और इंस्ट्रक्शनल भी। कैसे होती है आप एक्सप्लेन करें। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगी, बट लर्निंग तो है ही क्लासरूम में, लेकिन इंस्ट्रक्शनल हम ऐसे बोल सकते हैं, कोई टॉपिक हम जब किसी को सिखाते हैं तो उसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू भी हम सिखाते हैं कि ये स्टेप्स ऐसे करने होते हैं। बिल्कुल सही। अब लर्निंग को किसकी करेगा, जिसका इंस्ट्रक्शन, जिसके दिशा निर्देश, अनुदेशन जो टीचर देगा उसी की तो वो लर्निंग करेगा। तो इसमें दोनों आ जाते हैं, जो टीचर इंस्ट्रक्शन भी देता है और बच्चा अधिगम करता है। ठीक है, तो लर्निंग, क्षमा चाहते हैं हिंदी में बताना भूल गए, तो इसमें अधिगम है, अधिगम पैराडिग्म, अधिगम अवधारणा कह सकते हैं आप। ठीक है, और इसमें अनुदेशन है दूसरा, तो उसमें अनुदेशन और अधिगम दोनों ही आ जाएगा। दूसरा है द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ गुड टीचर इज टू हैव, तो सबसे जो मेन जो रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहली जो जरूरत होती है एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए, वो क्या होती है, जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, उसको उसमें रुचि हो, नॉलेज अबाउट द कंट्रोलिंग सब्जेक्ट, उसको अपनी स्टूडेंट्स मतलब जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को कंट्रोल करने की, कैसे उनको जो क्लास में रखा जाए, शोर ना हो, अनुशासन में कैसे रखा जाए, उसकी नॉलेज होना, और उसकी अपने विषय की समझ होना, विषय का ज्ञान होना, और गुड एक्सप्रेशन, उसको अच्छा से एक्सप्रेशन करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इनमें से सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या है, प्राथमिक जरूरत जो होती है अच्छा टीचर बनने के लिए, ये आप उस तरीके से समझे, अपने आप को टीचर लेकर समझे, क्योंकि हम टीचर जो है, टीचिंग एग्जाम है, जो प्रोफेसर हम बनने जा रहे हैं नेट का एग्जाम क्लियर करके, तो यदि इस ये जो सब्जेक्ट है ना, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपने आप को आप स्टूडेंट ना समझे, उसमें अपने आप को आप टीचर समझकर अप्रोच करें क्वेश्चंस को, तो डेफिनेटली जो आपके क्वेश्चन है सही होंगे। बताएं, आप टीचर हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, क्या जो सी, इंटरेस्ट, नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज, बिल्कुल सही, सब्जेक्ट। जो विषय ज्ञान है ना, वो सबसे प्राथमिक जरूरत है। अगर विषय का ज्ञान ही नहीं होगा, उसको गुड एक्सप्रेस करना आता है तो एक्सप्रेस क्या करेगा, इंटरेस्ट है, बेशक इंटरेस्ट है, लेकिन उसको अब नॉलेज है ना। और यदि आपको कंट्रोल करना आता है बच्चों को, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो भी वो अच्छा टीचर नहीं माना जाता है ना। लेकिन हालांकि सभी गुण होने चाहिए एक अच्छे टीचर में, लेकिन सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है।
एक्सक्यूज मी जी मैडम, टाइम हो गया है नेक्स्ट क्लास का, सो कैन वी लीव हियर? ठीक है मैम, करते हैं, 5 तक सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। ओके। बताएं। शिक्षण एक कला है। शिक्षण सिर्फ जो है टीचर सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिर्फ प्रशिक्षण दिया जाता है तभी टीचर तैयार होते हैं, या फिर जो टीचर है वो जो जन्मजात से ही होता है, मतलब वो जन्म होता है टीचर का, A. या फिर दोनों? Teacher is just an art. क्या? A, ma'am. ए। A. बाकी भी बताएं आप, ट्रू कौन सा? डी आएगा शायद, ऑल ऑफ द अबव। जी बिल्कुल सही। नॉट ट्रू बता रहे ना हमें। हाँ, नॉट ट्रू बताना है, सी मैम, इसलिए सी। टीचर जस्ट आर एन आर्ट नहीं है, वो सिर्फ एक कला born। नहीं है, वो साइंस भी है, Not वो सिर्फ true. कला नहीं, विज्ञान भी है। हाँ, नोट ट्रू। ये इसमें एग्जाम में आपको देखना होता है कि D. नोट का ध्यान रखना सी होता है। आएगा, सी। बिल्कुल, ये डी आएगा मैम। D आएगा मैम। यस, जी डी आएगा। डी आएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक कला नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि टीचर जो है सिर्फ प्रशिक्षण से ही तैयार होते हो, और ऐसा भी नहीं कि जो टीचर बोर्न होते हो, जन्म से भी नहीं होते, तो ये सभी गलत है। द मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ टीचर इज टू, क्या है उसकी स्किल? मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर से, कि बच्चे को बताना कि मतलब टीचर क्या कहना चाहता है उसको समझ में आना चाहिए, वो उसका पूरा का पूरा जो कोर्स है उसको कवर कर दे, पूरा सिलेबस को कवर कर दे, जो पाठ्यचर्या है उसको पूरा करवा दे। या फिर तीसरा है कीप द स्टूडेंट्स रिलैक्स्ड व्हाइल टीचिंग, शिक्षण के दौरान बच्चों को रिलैक्स रखें। या फिर कीप हायर अथॉरिटी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्लास एक्टिविटीज, जो क्लास की एक्टिविटीज हैं उसको जो हायर अथॉरिटी है, जैसे कौशल सर हैं, हम कौशल सर यदि क्लास में नहीं है तो हम आप सभी की एक्टिविटी को उनको बताएं कि क्लास में आज ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। तो ए उसकी आएगा टीचर की टीचर। स्किल कौन सी है? C. ए आएगा। ए आएगा। ए। ए आएगा। ए कि बच्चे को पता होना चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए कि जो टीचर कह क्या रहा है, तभी तो लर्निंग होगी। अच्छा, 5वां है, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, बाकी सब कल करेंगे। इसमें बताएं कि मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, तो इसके प्रतिपादक जो हैं, प्रोपोनेंट्स हैं, कौन कौन है? मेमोरी लेवल किसने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया, और रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके ABC, इसमें से आप कर सकते हैं। यदि आपको किसी एक का भी पता है ना, ABC आएगा। बिल्कुल सही है। मेमोरी लेवल दिया मैम। हर्बर्ट ने दिया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया, और रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने दिया। ठीक है, आज की कक्षा को यहीं पर जो है उसका समापन करते हैं। धन्यवाद। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद, हाथ नमस्ते की मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में,